हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और बेहतर महसूस कर रहे होंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं यूपी टेट सी टेट सिलेबस और यूपी टेट सी टेट सिलेबस में पढ़ रहे हैं पर्यावरण अध्ययन। और आज हम लोग पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत देखेंगे वन एवं वन्यजीव संरक्षण। तो आइए इसके बारे में नज़र डालते हैं। आप इसको देखते रहिए, सुनते रहिए और इसका नोट्स बनाते रहिए। और नोट्स बनाकर एग्ज़ाम से 1 महीने पहले तैयारी करिए और उम्मीद है कि आप पर्यावरण अध्ययन में 30 में 30 नंबर पा जाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं राष्ट्रीय वन नीति 1894 के अनुसार वह स्थान विशेष जो चारों तरफ से घने पेड़ पौधों द्वारा घिरा हुआ हो वन कहलाता है। तो सबसे पहले हम वन के बारे में जानकारी हासिल कर लिए कि वन होता क्या है। तो राष्ट्रीय वन नीति 1894 में एक परिभाषा दिया गया था कि वह स्थान विशेष जो चारों तरफ से घने पेड़ पौधों द्वारा घिरा हुआ हो वन कहलाता है। अब कह रहा वनों में पाए जाने वाले समस्त जीव वन्यजीव कहलाते हैं। तो इसको भी याद रखिएगा परिभाषा कि वनों में पाए जाने वाले समस्त जीव क्या कहलाते हैं, तो वन्यजीव कहलाते हैं। अब कह रहा है वन्यजीव के अंतर्गत पेड़ पौधे, पशु पक्षी तथा अन्य सूक्ष्म जीव आते हैं। तो इसको भी आप देख लीजिएगा और नोट्स बना लीजिएगा। अब वन्यजीव संरक्षण के लिए कुछ संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं, आइए उसको देखते हैं। तो भारत की पहली वन नीति राष्ट्रीय वन नीति जो 1894 ईस्वी में गठित हुई थी और आज़ाद भारत की पहली वन नीति राष्ट्रीय वन नीति 1952 है। तो दो सवाल हैं, भारत की पहली वन नीति राष्ट्रीय वन नीति 1894 में गठित हुई थी और आज़ाद भारत की यानी स्वतंत्रता के बाद भारत की पहली वन नीति राष्ट्रीय वन नीति थी जो 1952 ईस्वी में गठित हुई थी। अब कह रहा है राष्ट्रीय वन नीति 1952 ने वन एवं वन्यजीवों को राज्य सूची में शामिल किया था। तो जो राष्ट्रीय वन नीति 1952 था उसने वन एवं वन्यजीवों को राज्य सूची में शामिल किया था। और अगला है 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी के द्वारा वन एवं वन्यजीवों को समवर्ती सूची में शामिल कर लिया था। ठीक है, तो जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 ईस्वी में, इसके द्वारा वन एवं वन्यजीवों को समवर्ती सूची में शामिल कर लिया गया ताकि केंद्र और राज्य मिलकर वन्य एवं वन्यजीवों को संरक्षित प्रदान कर सकें। अब अगला है संविधान के अनुच्छेद 48A के तहत राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत कहा गया है कि वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। ठीक है ना। तो जो संविधान का अनुच्छेद 48A है उसके तहत कहा गया है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। ठीक है, तो इसको भी आप नोट्स में लिख लीजिएगा। और अगला कह रहा है संविधान के अनुच्छेद 51A नागरिकों के मूल कर्तव्य के अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण की जिम्मेदारी नागरिकों को सौंपी गई है। तो जो वन एवं वन्यजीव संरक्षण है इसके अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण की जिम्मेदारी नागरिकों को संविधान के अनुच्छेद 51A के तहत सौंपी गई है, इसको भी आप देख लीजिएगा। अब कह रहा है राष्ट्रीय वन नीति 1952। तो जो राष्ट्रीय वन नीति 1952 में बना था उसको 3 भागों में विभाजित किया गया। पहला संरक्षित वन और दूसरा राष्ट्रीय वन और तीसरा ग्राम वन। ठीक है, तो यह भी सवाल आता है कि राष्ट्रीय वन नीति 1952 को कितने भागों में विभाजित किया गया। 3 भागों में, संरक्षित वन, राष्ट्रीय वन और ग्राम वन। अब अगला कह रहा है पारिस्थितिकीय दृष्टि से महत्वपूर्ण पेड़ पौधों को लगाकर वनों का विकास करना संरक्षित वन कहलाता है। तो संरक्षित वन का परिभाषा पूछता है तो बताएंगे कि पारिस्थितिकीय दृष्टि से महत्वपूर्ण पेड़ पौधों को लगाकर वनों का संरक्षण या विकास करना संरक्षित वन कहलाता है, इसको देख लीजिएगा। और व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण पेड़ पौधों को लगाकर वनों का विकास करना राष्ट्रीय वन कहलाता है। तो अगर आप संरक्षित वन का परिभाषा पूछेगा तो इसके अनुसार दे दीजिएगा पारिस्थितिकीय दृष्टि के अनुसार, और राष्ट्रीय वन का परिभाषा पूछेगा तो व्यापारिक दृष्टि के अनुसार आप दे दीजिएगा। अब अगला कह रहा है राष्ट्रीय वन को आर्थिक वन भी कहा जाता है। पूछता आर्थिक वन कहा जाता है तो राष्ट्रीय वन को आर्थिक वन कहा जाता है क्योंकि इनका उद्देश्य वृक्ष तैयार होने पर लाभ कमाना होता है। ठीक है ना। तो राष्ट्रीय वन जो होता है इसको आर्थिक वन कहा जाता है क्योंकि राष्ट्रीय वन का उद्देश्य वृक्ष तैयार होने पर लाभ कमाना होता है। जैसे रोडवुड, महोगनी, शीशम, साखू, इन सब पौधों को बड़े हो जाने पर इनको काट कर बेच दिया जाता है। ठीक है। और अगला कह रहा है पृथ्वी पर जीवन बनाए रखने के लिए सभी प्रकार के पेड़ पौधों को लगाकर वनों का विकास करना ग्राम वन कहलाता है। तो जो राष्ट्रीय वन नीति 1952 में वनों को 3 भागों में विभाजित किया गया था, और पहला जो था आपका वह संरक्षित वन था, उसका परिभाषा देख लिए। दूसरा था राष्ट्रीय वन का परिभाषा देख लिए।
और तीसरा था ग्राम वन। तो ग्राम वन का परिभाषा हम देख लिए। इसको आप अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा और तैयारी करिएगा ताकि आपको भी अच्छे से समझ आ जाए। अगला कह रहा है राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार देश के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भागों पर वन का होना अनिवार्य है। तो जो राष्ट्रीय वन नीति 1952 में आई थी उसने कहा था कि देश के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भागों पर वन का होना अनिवार्य है। अब कह रहा है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम। तो आइए देखते हैं वन्यजीव संरक्षण अधिनियम होता क्या है। कह रहा है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 9 सितंबर 1972 ईस्वी को पारित किया गया था। ठीक है। और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम में कुल 6 अनुसूचियाँ, 7 अध्याय व 66 धाराएँ हैं। तो इन सबको तैयार कर लीजिएगा। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 9 सितंबर 1972 को पारित किया गया और इसमें 6 अनुसूचियाँ, 7 अध्याय और 66 धाराएँ हैं। अब कह रहा है धारा 1 में वन्यजीव संरक्षण का नामकरण किया गया है। तो जो धारा 1 है उसमें वन्यजीव संरक्षण का नामकरण किया गया है और धारा 2 में वन एवं वन्यजीवों से संबंधित परिभाषाएँ दी गई हैं। तो जो धारा 2 है उसमें वन एवं वन्यजीवों से संबंधित परिभाषाएँ दी गई हैं। और कह रहा है धारा 2 ख में वन्यजीव अभयारण्य का वर्णन किया गया है। इसको भी आप देख लीजिएगा। ठीक है। और अगला कह रहा है धारा 7 में वर्ष से कम 2 वन्यजीव बोर्ड की बैठक अनिवार्य है। तो जो धारा 7 है उसमें कहा गया है कि वर्ष में कम से कम 2 वन्यजीव बोर्ड की बैठक अनिवार्य है। और धारा 9 में कहा गया है कि आखेट को पूर्णतः प्रतिबंधित करता है। तो जो धारा 9 है वह आखेट यानी शिकार को पूर्णतः प्रतिबंध करता है, यानी कि जो भी शिकार करेगा उसको सजा होगी। और धारा 28 जो है वन्यजीव अभयारण्य में प्रवेश की अनुमति देता है। और धारा 35 जो है राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय उद्यान घोषित करने की शक्ति प्रदान करता है। और धारा 38 जो है केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय उद्यान घोषित करने की शक्ति प्रदान करता है। तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत यह जितनी धाराएं हैं इसको भी आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा और इसका अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा कि किस धारा में कौन सी बात कही गई है। एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएगा। अब अगला कह रहा है धारा 39 में वन्यजीव प्राणी एक सरकारी संपत्ति है। इसको देख लीजिएगा। और धारा 51 में दंड का प्रावधान किया गया है। इसको भी आप नोट्स में लिख लीजिएगा और तैयार कर लीजिएगा। अब कह रहा है राष्ट्रीय वन आकार में छोटा होता है और इसके अंदर सामान्य मानवीय गतिविधियाँ आयोजित नहीं की जा सकती, जैसे पशुचारण, पर्यटन आदि हो जाएगा। और वन्यजीव अभयारण्य क्या होता है। तो वन्यजीव अभयारण्य सामान्यतः 2 भागों में बटा होता है। इसके बाएं क्षेत्र में सामान्यतः मानवीय गतिविधियाँ आयोजित की जाती हैं। तो इसको भी परिभाषा में आप देख लीजिएगा। ठीक है। और यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए हुए हैं, इसको भी आप देख लीजिए। जैसे कह रहा है भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान है, जिसकी स्थापना 1935-36 ईस्वी में किया गया था और यह उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है। ठीक है ना। तो जो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान था रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान था, जिसको जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी कहा जाता है। और इसकी स्थापना 1935 ईस्वी में किया गया था, जो उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है। इसका पुराना नाम हेली राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है। इसको जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी कहा जाता है। तो इसको भी आप याद रखिएगा। और अगला कह रहा है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान नंदा चोटी पर स्थित है। यहाँ फूलों की विविध प्रजातियों का संरक्षण किया जाता है। तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को भी देख लीजिएगा, जो नंदा चोटी यानी उत्तराखंड में स्थित है। और यहाँ पे क्या किया जाता है, फूलों की विविध प्रजातियों का संरक्षण किया जाता है। इसलिए उत्तराखंड राज्य को फूलों की घाटियों वाला राज्य भी कहा जाता है। तो इसको भी पूछता है फूलों की घाटी वाला राज्य कहा जाता है तो उत्तराखंड को कहा जाता है। और अगला है रानीपुर वन्यजीव विहार बांदा और चित्रकूट जिले में स्थित है। तो जो रानीपुर वन्यजीव विहार है बांदा और चित्रकूट जिले में स्थित है। और अगला है महावीर स्वामी वन्यजीव विहार ललितपुर जिले में स्थित है। तो ये भी पूछता है महावीर स्वामी वन्यजीव विहार कहाँ स्थित है, ललितपुर जिले में स्थित है। अब कह रहा है राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार आगरा एवं इटावा में स्थित है। तो जो राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार है वह आगरा एवं इटावा में स्थित है। और अगला है कैमूर वन्यजीव विहार मिर्ज़ापुर एवं सोनभद्र के विंध्य पर्वत श्रृंखला में स्थित है। पूछता है कैमूर वन्यजीव विहार कहाँ स्थित है, तो मिर्ज़ापुर एवं सोनभद्र के विंध्य पर्वत श्रृंखला में स्थित है। और अगला है सोहगी बरमा वन्यजीव अभयारण्य महाराजगंज जिले में स्थित है। तो इसको भी देख लीजिएगा। जो सोहगी बरमा वन्यजीव विहार है वह महाराजगंज जिले में स्थित है। और अगला है कछुआ वन्यजीव विहार वाराणसी जिले में स्थित है। इसको भी देख लीजिएगा। और पटना वन्यजीव विहार एटा जिले में स्थित है। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज कर सकता है, पटना वन्यजीव विहार कहाँ स्थित है, तो एटा जिले में स्थित है। इसको देख लीजिएगा।
और अगला है चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार, चंदौली जिले में स्थित है। यह उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना वन्यजीव अभयारण्य है। तो जो वन्यजीव अभयारण्य में चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य है वह चंदौली जिले में स्थित है, इसको देख लीजिएगा। और चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना वन्यजीव अभयारण्य है, इसको देख लीजिएगा। और हस्तिनापुर वन्यजीव विहार मेरठ एवं मुजफ्फरपुर में स्थित है, ठीक है। तो जो हस्तिनापुर वन्यजीव विहार है वह मेरठ एवं मुजफ्फरपुर में स्थित है, इसको देख लीजिएगा। और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। यह बारहसिंघा के लिए प्रसिद्ध है। तो पूछता है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है और यह बारहसिंघा के लिए प्रसिद्ध है। तो उम्मीद करते हैं कि यह वन एवं वन्यजीव संरक्षण और वन्यजीव अधिनियम अच्छे से आपको समझ आए होंगे। तो इसका आप बेहतर तरीके से नोट्स बनाइएगा, फिर तैयारी करिएगा और उम्मीद है कि आप पर्यावरण में 30 में 30 नंबर प्राप्त कर लेंगे। तो आगे के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा और जो भी आपके सगे संबंधी होंगे उन तक वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।